हेलो बच्चों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, और वो भी राजस्थान बोर्ड के लिए। तो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी कि विलियन चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलियन। और जिसमें राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, इसका मैक्सिमम मार्क होता है 3 नंबर के। ओके, और एक इसमें से क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आता है। पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन होता है क्या है। तो देखो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं कि विलियन का डेफिनेशन क्या होता है। विलियन आपके पास देखो कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो आपके पास में मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जो मिश्रण होता है वो क्या होना चाहिए, आपके पास में समांगी होना चाहिए। तो डेफिनेशन होती है इसकी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें समांगी होना चाहिए। जैसे आपके पास में क्या होता है, पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, सोल्ट डाल दिया, क्या होगा, पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो डेफिनेशन होती है इसकी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ओके, अब देखो विलियन में 2 पार्ट होते हैं, यानी कि विलियन में 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपके पास में विलेय होता है, और दूसरा होता है इसमें विलायक होता है। विलेय मीन्स क्या हो गया, सॉलिड हो चुका है, और विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ओके, अब देखो जो विलेय होता है अधिकतर इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। जैसे पानी के अंदर आप क्या डालते हो, नमक डालते हो, तो पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और नमक की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर अपने पास जो नमक है वो तो क्या है, यहाँ पर विलेय है, जो पानी हो क्या होगा, विलायक है। तो ये जो अपने पास विलेय होता है इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, कम मात्रा में होता है। जबकि विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो याद रखें कि विलियन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। उसको क्या बोलते हैं, विलियन बोला जाता है। विलियन में 2 कंपोनेंट यानी 2 अवयव होते हैं, यानी कि 2 पदार्थों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। एक होता है विलेय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। विलेय क्या होता है, जनरली कम मात्रा में होता है, विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। अब देखो विलियन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे 11th क्लास में आपने पढ़े हैं कि विलेय की अगर मात्रा के आधार पर देखूँ मैं, तो विलेय की मात्रा के आधार पर अपने पास में विलियन क्या होते हैं, तो अपने पास होता है संतृप्त होता है, और दूसरा होता है आपके पास में असंतृप्त होता है। पढ़ाई 11th क्लास में संतृप्त क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई विलायक है और उसमें क्या डाला, आपने विलेय डाला। अब उसके बाद आपके पास में क्या किया, आपके पास जैसे विलायक है और उसमें क्या डाल दिया, विलेय डाल दिया। अब जैसे अपने पास में क्या होगा, विलेय की मात्रा डालते जाओगे तो आपके पास में क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, वो घुल जाएगा। लेकिन एक ऐसी मात्रा आएगी जब आपके पास में विलेय क्या हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। तो उसी विलयन को अपन क्या बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। ओके, और असंतृप्त का मतलब के पास में अगर किसी विलायक में अगर विलेय डालते हैं और आपके पास में क्या होता है, घुलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जो कंपोनेंट डाल रहे हैं, कि जो पदार्थ डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, विलेय डाल रहे हैं, किसके अंदर डाल रहे हैं, विलायक के अंदर। अगर आपके पास में घुलना बंद हो गया तो क्या बोलोगे, संतृप्त बोलोगे। अदरवाइज घुल रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, आपके पास में असंतृप्त होगा, यानी कि अनसैचुरेटेड क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, दूसरा इसमें विलायक के आधार पर भी होता है। विलायक के आधार पर मैं बात करूँ तो देखो विलायक के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, और तीसरा होता है ठोस विलयन। ओके, इनको भी अपन क्या करते हैं, 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर आपके पास में विलायक के रूप में क्या है, गैस हैं, तो आप क्या बोलोगे, गैसीय विलयन बोलोगे। और अगर विलायक के रूप में द्रव है तो क्या बोलोगे, द्रव विलयन बोलते हैं। अगर विलायक के रूप में ठोस विलयन है तो आपके पास में क्या बोलोगे, इसको ठोस विलयन बोला जाता है। ओके, तो अगर आपके पास जैसे कि इसमें गैस के साथ में आप क्या कर सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं, गैस के साथ में क्या कर सकते हैं, द्रव मिला सकते हैं, गैस के साथ में क्या मिला सकते हैं, ठोस मिला सकते हैं। तो इस प्रकार के जो विलयंस होते हैं उनको बोला जाता है गैसीय विलयन बोला जाता है। इसी प्रकार से अगर द्रव के साथ में गैस मिला दोगे, लेकिन आपके पास में यहाँ पर क्या है, विलायक है, और यहाँ पर क्या होता है, विलेय है। अगर आपके पास विलायक द्रव है और विलेय क्या है, गैस है, तो इट मीन्स कौन सा होगा, विलयन, द्रव विलयन होगा। इसी प्रकार से द्रव का द्रव में बना सकते हैं,
तो आपके पास में क्या होगा, इसको बोलते हैं द्रव्य विलयन बोलते हैं। इसी प्रकार से द्रव का ठोस के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयन क्या होते हैं, आपके पास में द्रव्य विलयन होते हैं। इसी प्रकार से ठोस विलयन है, जिसे ठोस के साथ अगर आप क्या करते हैं, गैस को मिला दो या ठोस के अंदर द्रव को मिला दो या ठोस के अंदर ठोस को मिला दो, जितने भी क्या होते हैं मेटल्स होती हैं वो क्या होते हैं आपके पास में ठोस में क्या होती है, विलयन होती है। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या होता है, ये है कि विलयन को अपन क्या कर सकते हैं, विभिन्न आधार पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते थे कि विलय के आधार पर तो संतृप्त असंतृप्त होता है, जबकि विलय के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं, विलयन होते हैं 3 टाइप्स के हैं। गैसीय विलयन होता है, द्रव विलयन होता है और ठोस विलयन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास में इसमें कि विलय के आधार पर है। जो विलय का क्या होगा आपके पास में, उसकी भौतिक अवस्था रहेगी, वही आपके पास में क्या होगा, विलय का प्रकार होगा। अगर विलय की जो भौतिक अवस्था अगर गैस है तो विलयन भी कौन सा होगा, गैसीय विलयन होगा। तो विलयन के प्रकार क्या बाद में देखते हैं। एक नई डेफिनेशन सांद्रता, क्योंकि कोई भी विलयन सांद्रता के आधार पर ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि वो तनु विलयन है या सांद्र विलयन। तो सांद्रता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। यहाँ पर फिक्स कर दिया कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या बोला जाता है, सांद्रता बोला जाता है। और सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो अगर इसका फॉर्मूला होता है C/V। N क्या होता है, यहाँ पर मोल होते हैं, जबकि V क्या होता है आपके पास में, आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी यूनिट, देखते हैं कि सांद्रता की इकाई क्या होती है। देखो N क्या है, मोल है, और क्या है, आयतन। आयतन की क्या होती है, लीटर होती है। तो इसकी यूनिट होती है मोल प्रति लीटर होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, मोल प्रति लीटर होती है सांद्रता। देखो सांद्रता को क्या करते हैं, विभिन्न पद के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। देखो सांद्रता, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है भार आयतन के आधार पर, भार आयतन। देखो भार आयतन के आधार पर ये फर्स्ट इसमें मोलरता यानी कि मोलरिटी। दूसरा होता है इसमें नॉर्मलता, यानी कि नॉर्मलिटी। और थर्ड होता है इसमें फॉर्मलता यानी कि फॉर्मेलिटी। तो तीनों अपने पास में जो कंसंट्रेशन टर्म है यानी कि कंसंट्रेशन पद है यानी कि सांद्रता पद है, तीनों अपने पास में क्या आएगा, भार आएगा। दूसरा कौन सा वर्ड आएगा इसमें, आयतन आएगा। दूसरा इसमें वर्गीकरण में है भार के आधार पर क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि इसमें होता है फर्स्ट है मोलबिन है, क्या है, मोलबिन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, X से, और इसको बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। सेकेंड है इसमें मोल फ्रैक्शन के बाद में है मोललता यानी कि मोललिटी, जिसको स्मॉल m के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से मोलरता का भी याद रखिए, इसको कैपिटल M के द्वारा, इसको क्या करते हैं, कैपिटल N के द्वारा, इसको F के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूलता को। उसके बाद में देखो इसमें थर्ड है ppm है, पार्ट पर मिलियन है, और फोर्थ इसमें पार्ट पर बिलियन। तो 4 जो कंसंट्रेशन टर्म होती है किस में आती है, वो भार के पदों में आती है। इसके बाद में थर्ड है इसमें प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर देखो इसमें 3 टर्म आती हैं। पहला आता है वेट बाय वेट परसेंट यानी कि भार प्रतिशत। उसके बाद आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और लास्ट में आता है वी बाय वी परसेंट। तो इसमें टोटल अपने पास में कितनी कंसंट्रेशन टर्म आती हैं, 3 आती हैं। प्रतिशत के आधार पर 3, भार के आधार पर अपने पास में क्या है, मोलबिन है, मोललता है, ppm है और ppb है, और भार आयतन के आधार पर कितनी है, 3 है, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। तो सबको क्या करना है, 1 by 1 क्या करना है, अपन को पढ़ना है।
इसमें भी फर्स्ट है, फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें मोलरता, इसको कैपिटल एम के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी कि मोलरिटी। पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मोलरता क्या होती है। देखो, अगर एक निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में जितने भी आपके पास विले के ग्राम मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसे वो क्या बोलते हैं, मोलरता बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के ग्राम मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। तो याद रखिए, निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं कि मोलरता क्या होती है, विले के ग्राम मोल अपॉन में क्या लिखते हैं इसको, विलियन का आयतन। ये तो कहां से हो चुका है, अपने पास में परिभाषा से हो चुका है। विले का आयतन किसमें, लीटर में, क्योंकि अपने पास में क्या दे दिया यहाँ पर 1 लीटर विलियन दे चुका है। ओके, इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि मोलरता, यहाँ से अपने पास देखो ग्राम मोल की बात कर रहा है और मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलिक्यूलर वेट होता है, यानी कि विले की ग्राम में मात्रा अपॉन विले का अणुभार। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, विले की ग्राम में मात्रा अपॉन क्या हो जाएगा, विले का अणुभार मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। अगर इसको क्या करते हैं, देखो विले की ग्राम में मात्रा, इसको क्या करते हैं, W लेते हैं, विले का अनुभार को MW ले लेते हैं, विले का आयतन को क्या लेते हैं, V लेते हैं। तो अपने पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, मोलरता इक्वल टू कितना होगा कि वेट बाई मोलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कितना करोगे, V किसमें, लीटर में। लेकिन अगर इसको किस में चेंज करोगे, ml में चेंज करोगे, क्या करोगे, चेंज किस में, ml में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि यदि आयतन ml में हो तो मोलरता, तो मोलरता यहाँ से कितना होगा, कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा, वेट बाई मोलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, V किस में हो जाएगा, ये ml में हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखें कि मोलरता कैसे निकाली जाती है, वेट बाय मोलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन कैसे निकालते हैं, VmL के द्वारा क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसके अलावा देखो यहाँ से और भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कितनी बार क्या होता है, क्वेश्चंस में डेंसिटी यानी कि घनत्व का मान दे दिया जाता है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट डाल के लिखे यहाँ पर कि यदि घनत्व, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोलरता का मान घनत्व के पदों में। अब क्या करना है, जो अपने पास में फॉर्मूला है कि मोलरता इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1000 अपन कितना है, VmL। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। क्या कर सकते हैं इसका, देखो वेट बाय मोलिक्यूलर वेट 1000 अपन कितना था, V था, किसमें था, ml था। और आप जानते हैं कि यहाँ से क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि D इक्वल टू क्या होता है, m/v होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि V की जगह अगर इसको चेंज करता हूँ, V की जगह क्या करता हूँ मैं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, m/d। तो इस फॉर्मूले को मैं चेंज करता हूँ, क्या लिखूंगा, वेट बाई मोलिक्यूलर वेट 1000, V की जगह क्या करूँगा मैं, m मल्टीप्लाई कितना कर दिया मैंने, D कर दिया। ओके, तो यहाँ से जब इसको चेंज करते हैं तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो कि अपने पास में क्या आ चुका है, वेट बाई वेट आ चुका है। इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर अपने पास में क्या, एक्चुअली ये वेट ही है, क्या है, वेट किसी भी ग्राम में होता है ये भी। तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको भी वेट बाई वेट लिख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर कैपिटल W लिख सकते हो आप, यहाँ पर स्मॉल w है। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को, और अपने पास इसको भी क्या लिख रहा हूँ मैं, 1000 को 100 मल्टीप्लाई कितना कर रहा हूँ मैं, 10 कर रहा हूँ। तो अपने पास जो टर्म होती है इसको एक बोला जाता है वेट बाई वेट, जिसको आगे पढ़ेंगे कि वेट बाई वेट परसेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वेट बाई वेट हो चुका है
और 100 से मल्टीप्लाई कर देते, इट मीन्स किस में चेंज हो चुका है, परसेंट में चेंज हो चुका है। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला आता है कि देखो इसको बोला जाता है कि 10 मल्टीप्लाई डी, मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया, एक्स कर दिया, और अपने पास में क्या नीचे क्या आ चुका है, मोलिकुलर वेट आ चुका है। तो अगर आपके पास में कोई डेंसिटी दे दी जाती है तो मोलरता कैसे निकाला जाओगे, इस फॉर्मूले के द्वारा क्या करोगे आप, कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर जो एक्स है, एक्स यहाँ पर क्या अपने पास में बार बार प्रतिशत है, क्या है, बार बार प्रतिशत है। ओके, तो अपने पास डायरेक्ट दे दिया जाता है आपके पास में 10% वेट बाय वेट, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, एक्स की जगह। और आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दे दी जाती है, डेंसिटी दे दी जाती है, तो आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, वैल्यू पुट करोगे और डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मोलरता निकाल सकते हैं। मोलरता के बाद में सेकंड सांद्रता पद है नॉर्मलता, जिसको कैपिटल एन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोला जाता है नॉर्मलिटी। देखो नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता होता क्या है, डेफिनेशन जो अपने पास मोलरता की होती है सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर क्या होता है, ग्राम मोल की जगह क्या होता है, इक्विवेलेंट मोल आता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो क्या है बताया मैंने कि निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों। तो डिफरेंस कहाँ पर है, मोलरता और नॉर्मलता में, यहाँ पर है। वहाँ पर क्या लिखा था, ग्राम मोल लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, नॉर्मलता होती है। तो यहाँ से अगर इसको क्या करते हैं, नॉर्मलता को लिखते हैं यानी कि कैपिटल एन को, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन क्या लिखूंगा मैं, बिलियन का आयतन, किस में हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा। ओके, यहाँ से वापस कैपिटल एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं कि विलेय के ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक क्या होता है कि विलेय के ग्राम में मात्रा अपन क्या होता है, विलेय का ग्राम तुल्यांक के बार। तो यहाँ से लिखते हैं कि विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन क्या लिखोगे, विलेय का तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई क्या लिखना है, विलियन का आयतन, किस में हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा। इसको किसी एक डिनोटेशन के द्वारा लिखे तो क्या लिखोगे, विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या करोगे, W लिखोगे, और विलेय के तुल्यांकी भार इसको क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट बोला जाता है इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई कितना करोगे, 1/V, किस में हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा। लेकिन इसको ml में चेंज करो तो कितना लिखोगे, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000 अपन कितना करना है, V ml करना है। यहाँ से याद रखिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपन कितना होता है, n फैक्टर होता है, क्या होता है, n फैक्टर होता है या वैलेंसी फैक्टर होता है। अब इसी फॉर्मूले को किस में चेंज कर दोगे, डेंसिटी की फॉर्म में चेंज करोगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मोलरता में किया था वैसे क्या करोगे, नॉर्मलता में चेंज करोगे। तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा कि 10 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एक्स अपन कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा अपने पास में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। वहाँ पर क्या था अपने पास में, मोलिकुलर वेट था। ओके, तो किसकी फॉर्म में ये, जब घनत्व दिया हो तो कौन से फॉर्मूले के द्वारा नॉर्मलिटी ज्ञात करोगे, 10 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एक्स अपन क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट करोगे। ओके, तो सेम टू सेम अपने पास में क्या होता है, प्रोसेस होता है कि जो मोलरिटी में होता है वो किस में होती है, नॉर्मलिटी में होता है। उसके बाद में एक यहाँ से इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं कि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध।
मोलरता व नॉर्मलता में संबंध। देखो दोनों का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं कि मोलरता क्या होता है, कैपिटल एम इक्वल टू कितना होता है कि वेट बाय मोलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1000 अपन क्या होता है VmL होता है, यानी कि वेट बाय मोलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1000 अपन कितना था VmL था। इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट बोला। इसके बाद में नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मल था इक्वल टू क्या था वेट बाय इक्विवेलेंट वेट अपन क्या करोगे, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई 1000 अपन कितना करना है VmL करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या था अपने पास में इक्विवेलेंट वेट था, और मैं इक्विवेलेंट वेट को बता चुका हूँ तुम्हें कि इसको तो मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन सेकंड बोल दिया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ इक्विवेलेंट वेट की जगह यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं मोलिक्यूलर वेट अपन क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं n फैक्टर लिख सकता हूँ यानी कि वैलेंसी फैक्टर लिख सकता हूँ। तो आप देखो इसमें कंपेयर करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखो वेट बाय मोलिक्यूलर वेट 1000 अपन क्या है VmL क्या इक्वल आ रहा नहीं आ रहा। तो इसमें जो स्टेप है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर कैपिटल M लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कैपिटल M। तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन आता है कि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू क्या आता है n फैक्टर आता है या वैलेंसी फैक्टर आता है। ओके, तो अगर आपको किसी का मोलरिटी दिया है और उसका क्या निकालना है नॉर्मलिटी दिया है, और अगर आपको क्या आता है कैलकुलेट करना n फैक्टर आता है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं मोलरिटी को किस में चेंज कर सकते हैं नॉर्मलिटी में चेंज कर सकते हैं। तो आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे आपके पास में कि अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ तो उसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास यही है कि ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है यानी कि संयोजकता होती है या n फैक्टर होता है, n फैक्टर होता है, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे। देखो कितनी बार आपके पास में कि एसिड दे दिया जाता है, बेस दे दिया जाता है, कितनी बार सोल्ट दे दिया जाता है, और उसमें से क्या कैलकुलेट करना होता है n फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो मैं पहले बात करता हूँ कि जैसे एसिड के लिए एसिड जैसे कि लिया मैंने कि जैसे HCl लिया फॉर एग्जांपल, और इसका क्या निकालना है तुम्हें n फैक्टर निकालना है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, देखो तुल्यांकी भार के लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि वेट बाय मोलिक्यूलर वेट होता है, सॉरी क्या होता है कि इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होता है यानी कि तुल्यांकी भार क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होता है कि मोलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू क्या होता है n फैक्टर होता है। ये अपने पास में अगर आपको n फैक्टर का वैल्यू निकल गया तो मोलिक्यूलर वेट तो आसानी से निकाल सकते हैं आप किसी फॉर्मूले को देखकर, जो उसका क्या होता है वेट होता है वही क्या होता है मोलिक्यूलर वेट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका कितना होता है 1 होता है, और सी का कितना होता है 35 पॉइंट कितना होता है 5 होता है। दोनों को सम करोगे तो क्या निकल जाएगा, उसका मोलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या करना है तुम्हें n फैक्टर निकालना है। देखो HCl है, HCl को पहले क्या करो आप ब्रेक करो, तो क्या मिलेगा H प्लस क्या मिलेगा Cl माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर अपने पास में कितना मिल रहा है H प्लस मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1। तो अगर आपके पास में कोई एसिड है, क्या है एसिड है, तो कितना वो H प्लस दे रहा है वही उसका क्या होता है वैलेंसी फैक्टर होता है। और इसको एक और बोला जाता है, देखो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ एसिड के लिए तुल्यांकी भार की बात करता हूँ तो इसको लिखा जाता है कि अणुभार अपन लिखा जाता है। देखो जो अम्ल होता है उसकी तो होती है क्षारकता होती है, क्या होती है क्षारकता, यानी कोई अम्ल कितना H प्लस दे सकता है उसको तो बोला जाता है क्षारकता। तो क्षारकता से क्या कर दो डिवाइड कर दो, या प्रतिस्थापित इसको बोला जाता है प्रतिस्थापित H प्लस आयन की संख्या। अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास में एसिड का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। ओके, तो अगर HCl है तो इसका आपके पास में n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर n फैक्टर इक्वल टू कितना हो गया 1 हो चुका है। सिमिलरली जैसे कि मैंने लिया H2SO4 लिया तो इसको क्या करोगे ब्रेक करोगे, किस में ब्रेक करोगे 2H प्लस में, और SO4 माइनस 2 में ब्रेक करोगे तो यहाँ पर कितना H प्लस मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो इसका n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो एसिड कितने पार्ट में डिवाइड है वह इसका क्या होता है n फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H3PO4 लिया, कितने दे सकता है 3 दे सकता है, तो 3H प्लस
क्या बनेगा, PO4 -3 बनेगा। तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके, तो पहले क्या करोगे, इसका तुल्यांक भार ज्ञात करने के लिए इसका अनुभार ज्ञात करो और किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, तुल्यांक भार निकल जाएगा। दूसरा मैं बात करता हूँ इसमें सार के लिए, यानी कि बेस के लिए। अब इसके लिए क्या करना है, तुम्हें N फैक्टर देखना है। जैसे कि मैंने लिया एग्जाम्पल NaOH लिया, किस में ब्रेक होगा ये Na+ में, और किस में ब्रेक होगा ये OH- में। ऑब्वियसली बात है कि अगर सार है तो क्या देगा, OH- देगा। कितना OH- दे रहा है, यहाँ पर 1 दे रहा है। तो इसको जो जितना OH- देता है एक सार, उसको बोला जाता है इसकी अम्लता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्लता बोला जाता है। अम्ल की तो क्या होती है, सारकता होती है, और सार की क्या होती है, अम्लता होती है। तो फॉर्मूला सेम ही होता है कि अगर आपके पास में सार के लिए क्या निकालना है, सार के लिए अगर तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसमें किससे डिवाइड कर दोगे, अम्लता से डिवाइड कर दोगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, सार के लिए तुल्यांकी भार निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया NaOH लिया, किसमें ब्रेक होगा, Na+ में, और OH- में ब्रेक होगा, तो कितना मिल रहा है यहाँ पर, OH1 मिल रहा है। तो इट मीन्स इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे लिया CaOH का होल ट्वाइस लिया, तो किसमें ब्रेक होगा ये Ca+2 में, और 2OH- में क्या होगा, ये ब्रेक होगा, तो इसका जो N फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, किसमें ब्रेक होगा ये Al+3 में और 3OH- में, तो अपने पास इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, अम्लता बोला जाता है। समझ में बात। उसके बाद में देखते हैं कि कितनी बार क्या दे दिया जाता है, सोल्ट दे दिया जाता है, यानी कि लवण के लिए। लवण के लिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला वही होता है, देखो कि इसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे कि वह मॉलिक्यूलर वेट अपन क्या करोगे, यहाँ पर प्रतिस्थापित केटायन या एनायन लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रतिस्थापित धनायन ले लो या ऋणायन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये उसका क्या होता है, N का वैल्यू होता है। कैसे होता है, देखो कि कोई भी एनायन होता है या आपके पास में कोई सोल्ट होता है, जैसे कि मैंने कोई सोल्ट लिया XBY की फॉर्म में लिया, जैसे कि NaCl होता है, Al2O3 होता है, इस टाइप के जो भी कंपाउंड्स होते हैं और क्या होते हैं, सब सोल्ट होते हैं। देखो अगर इस टाइप से कोई कंपाउंड दिया होता है तो पहले तो इसको क्या करोगे, ब्रेक करना सीखो कि XBY जितने भी कंपाउंड मिलते हैं सब इस टाइप से मिलते हैं। अगर XBY है तो पहले क्या करोगे, एक के साथ में कितना X, तो इसको तो कहाँ पर लेकर आते हैं, हमेशा आगे लेकर आओगे। ओके, उसके बाद में क्या करना है, A लिखोगे, और अपने पास देखो यहाँ पर B कितना है, Y दिया हुआ है, तो जो इसके पैरों में उसको क्या कर दो, A के सिर पर बिठा दो। ठीक है, यहाँ पर कितना कर दोगे, एक बार प्लस में करोगे, क्या किया मैंने कि AXBY है, X को मैंने कहाँ लिया, आगे लिया, उसके बाद क्या लिया A, और जो आपके पास B के पैरों में उसको कहाँ पर कर दो, इसके सिर पे बैठा दो। ओके, सिमिलरली देखो यहाँ से क्या करना है तुम्हें कि अगर BY के लिए निकालोगे तो पहले क्या करोगे, YB, और जो A के पैरों में है वो क्या कर दो, B के सिर पर बिठा दो। तो यहाँ पर कितना होगा कि YB और कितना हो जाएगा, माइनस का X हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड होता है यानी कोई भी यौगिक होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसके आयनों में। फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl है तो किस में बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है 1 है, तो एक तो Na+ में होगा, दूसरा क्या होगा Cl- में। तो यहाँ पर अपने पास में धनावेश कितना है, 1 है, और ऋणावेश भी कितना है, 1। दोनों में से क्या करते हैं, किसी को भी एक को मानते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, किसके लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे बात समझ में। अगर मैं लेता हूँ कि जैसे कि मैंने लिया Al2O3 लिया, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे कि कितना करोगे, यहाँ से 2 एल्यूमिनियम, इसका चार्ज यहाँ पर जाएगा तो +3, यहाँ पर कितना करोगे 3, कितना करोगे 3O, और इस पर कितना है यहाँ पर 2 है, तो एक बार किस में चला जाएगा ये -2 में। तो देखो इसमें कि एक एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है +3, तो 2 पर कितना हो जाएगा 6, यानी 2 × 3। तो यहाँ पर अपने पास में N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, N का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार से कोई एग्जांपल लिया, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस लिया, इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे, तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है कि 2 एल्यूमिनियम,
क्या है 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि 2 तो मैंने यहाँ पर लिया आगे लिया, एल्यूमिनियम लिखा, और यहाँ पर अपने पास देखो SO4 का कितना है, होल थ्राइस है, इसका मतलब 3 कहाँ पर चला जाएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर चला जाएगा, किसकी फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में। ओके, उसके बाद में क्या है, कितना है, SO4 है, कितना नंबर इसका 3 है, तो क्या करोगे 3 SO4, यहाँ पर चार्ज कितना है, कितना आ जाएगा, यहाँ का 2, यहाँ की फॉर्म में चला जाएगा, किस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम्हें क्या देखना है, एन फैक्टर देखना है, तो एक एल्यूमिनियम पर कितना है, +3, तो पर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन है कि H2SO4 का क्या करना है तुम्हें, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे, देखो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, 98 होता है, और जब इसको ब्रेक करोगे तो इसका एन का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है, तो इसका जो अपने पास में तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट है, तो 98/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा।